हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज की जो क्लास है वो सबसे पहली क्लास होने जा रही है हमारी हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट की। यानी कि आज से हम हिस्टोपैथोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं और आज हमारी फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास है, जिसके अंदर हम शुरुआत करेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी होती क्या है। इसका इंट्रोडक्शन की क्लास है, बेसिक क्लास है, जिसके अंदर हम हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, उसके अंदर किस प्रकार के स्पेसिमेन हमें देखने को मिलते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। देखिए, पैथोलॉजी जो होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है मेडिकल साइंस का, जिसके सब डिवाइडेड है, बहुत सारे सब डिवीजन है उसके। हर एक डिपार्टमेंट जो है अलग अलग ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाइड है। पैथोलॉजी के भी अलग अलग ब्रांचेस है, जिसके अंदर आपका सबसे बड़ा ब्रांच अपन हिस्टोपैथोलॉजी को बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस्टिक, क्योंकि ये भी आपका डायग्नोस करने का काम करता है, लेकिन ये बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे बताता है। किसी भी सेल का डायग्नोस करना है आपको या किसी भी टिश्यूज का डायग्नोस करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम जिस डिपार्टमेंट के अंदर उस स्पेसिमेन को भेजते हैं, उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी इस वर्ड से क्लियर हो रहा है। हिस्टो मतलब, हिस्टो किसको बोला जाता है? जिसके अंदर हम सेल और टिश्यूज की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और पैथोलॉजी मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसकी बॉडी के अंदर किसी ना किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो चुका है, इरेगुलरिटीज हो गई है या एबनॉर्मेलिटीज हो गई है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं पेशेंट। और उस पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए उसकी बॉडी से सेल और टिश्यूज को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। तो डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम पेशेंट की बॉडी से स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स या बायोप्सी। तो उन बायोप्सी के बेस पे हम हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर डायग्नोस करते हैं। बायोप्सी लाइव पर्सन से भी ली जा सकती है, या ऑटोप्सी जिसको बोलते हैं, जो कि एक बायोप्सी का एक और पार्ट होता है, दूसरा नाम होता है ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी जो होती है वो हमेशा डेथ बॉडी से ली जाती है। जैसे कोई व्यक्ति टॉक्सिक इंजेस्ट कर लेता है, फिर उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन की डेथ किस टॉक्सिक की वजह से हुई है, तो उसके बॉडी पार्ट्स को आफ्टर द डेथ, जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम किया जाता है, पीएम किया जाता है। और पीएम के अंदर हम क्या करते हैं? पेशेंट की बॉडी के अंदर से ऑर्गन को अलग अलग कर देते हैं पोस्टमार्टम के थ्रू। और उस ऑर्गन के अंदर, किस ऑर्गन के अंदर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है, टॉक्सिक कहाँ इंजेस्ट हुआ है, टॉक्सिक सबसे ज्यादा कहाँ असर दिखा रहा है, इफेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार की बायोप्सी को बोला जाता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब पूरी तरीके से डेथ होने के बाद जो अपन कलेक्ट करते हैं उसकी बॉडी से किसी ना किसी ऑर्गन को या सेल्स को, जो हम कलेक्ट करते हैं और उसका डायग्नोस करते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑटोप्सी। और बायोप्सी जो होती है हमेशा लाइव पर्सन से ली जाती है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो इसी कंडीशन में उसकी बॉडी से माइन्यूट पार्ट को बाहर निकाला जाएगा, हल्के से स्पेसिमेन को हम बाहर निकालेंगे, फिर उस स्पेसिमेन को हम प्रोसेस करेंगे, डायग्नोस्टिक की प्रोसेस की जाएगी उसकी, या सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसकी डिजीज को जो डायग्नोस किया जाएगा उसको बोला जाएगा बायोप्सी। तो ऐसे ही स्पेसिमेन हमें यहाँ हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक लेवल से आज की क्लास की शुरुआत होने जा रही है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी कि हिस्टोपैथोलॉजी जो होती है वो क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं, इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है हिस्टोपैथोलॉजी। देखिए, हिस्टोपैथोलॉजी जो है, हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी आपके दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से? एक है आपका हिस्टो और एक है पैथोलॉजी। अब देखें, हिस्टो मतलब हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी कैसे बनती है? सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बनती है, सेल से फिर क्या आता है? टिश्यूज आते हैं, टिश्यूज से फिर क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन से फिर सिस्टम, और सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी।
देखिए हम क्या है, हम ये है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं और हर एक सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन आता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन अलग होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसके ऑर्गन हमें अलग देखने को मिलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारी ग्लैंड्स आती है। तो हर एक सिस्टम जो है उसके स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं जिन ऑर्गन की वजह से ही वो सिस्टम काम कर पा रहा है। वैसे ही हर एक ऑर्गन जो होता है उसके अंदर जो होते हैं टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज जो होते हैं वो आपका ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, और सेल्स जो होती है बिल्कुल माइन्यूट यूनिट होती है। सेल को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हमारी बॉडी के अंदर संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जिसको बोला जाता है वो होती है हमारी सेल। सेल जो होती है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, और स्ट्रक्चर बनाने के साथ ये काम भी करती है। हमारी सेल जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन कर रही है, इसी वजह से हमारी बॉडी काम कर पा रही है, उसी वजह से हमारे टिश्यूज काम कर पा रहे हैं, और हमारी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से बैलेंस वाइज काम हो रहा है। तो सेल जो होती है, सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, और फिर ये क्या करती है, जैसे ही स्ट्रक्चर बन जाता है तो हर एक सेल का अलग अलग फंक्शंस होता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, तो हर एक सिस्टम के अंदर अलग अलग सेल्स आएगी। हर एक ऑर्गन के अंदर हमें अलग अलग टाइप की सेल्स देखने को मिल सकती है। तो सेल जो है आपकी बॉडी की बेसिक यूनिट है, जो आपकी पूरी बॉडी जो जिसके ऊपर डिपेंड होती है वो होता है हमारा सेल। सबसे पहले हमारा सेल ही बनता है, और जैसे ही सेल बन जाती है तो सेल क्या करती है, फिर जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं वो होता है हमारा टिश्यूज। टिश्यूज को अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। एक ही सेल सेम साइज की, टिश्यूज को जनरल अपन बोल सकते हैं कि सेम साइज की सेल होगी, सेम शेप होगा उसका, और एक ही प्रकार का वो फंक्शन करती है। कोई भी सेल ऐसी जिस सभी सेल्स की साइज सेम हो, सभी का डायमीटर सेम हो, सभी का शेप सेम हो, और सभी एक ही काम करती हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप। हमारे भी फ्रेंड्स होते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स का क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रुप होता है कि भाई हमारी सोच मिलती है, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, हम एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, या फिर हम एक ही जो होता है हमारा सेम काम जब हम करते हैं, जब हमारे सभी दोस्त जो है वो सब एक ही काम कर रहे हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, हमारा पूरा ग्रुप बन जाता है। जैसे हमारे स्कूल के फ्रेंड्स अलग होते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स अलग होते हैं, जैसे हम जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर हमारे फ्रेंड्स सब अलग अलग हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ सेल, सेल भी डिवाइडेड हुई। सबसे पहले एक अकेली सेल थी, फिर उसके ग्रुप बन गया। क्यों ग्रुप बना है, क्योंकि सभी सेल्स एक ही काम कर रही है, सेम साइज होगी उसकी, सेम शेप होगा, और सेम फंक्शन होगा, काम भी सेम ही कर रहे हैं वो। तो इसी कंडीशन में उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल। उसको क्या बोला जाता है, टिश्यू। जैसे ही एक ही साइज की और एक ही फंक्शनिंग के बेस पे सेल्स अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। टिश्यूज के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है आपका एपिथेलियम टिश्यूज, एक होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है हमारा मस्कुलर टिश्यूज, और एक होता है आपका न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इपिथेलियम टिश्यू जो होता है, हमारी स्किन जो होती है, स्किन की लेयर्स होती है, एपिडर्मिस जिसको हम बोलते हैं, मायोडर्मिस होती है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, इपिथेलियम टिश्यूज आपके किसी भी ऑर्गन के सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होता है। इंटरनल बॉडी के भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, या हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, तो वो उन ऑर्गन्स के ऊपर जो सबसे पहले लोकेटेड होता है वो होता है हमारा एपिथेलियम टिश्यूज। फिर आता है कनेक्टिव। कनेक्टिव का वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या काम करता है, कनेक्शंस करने का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, और हर एक ऑर्गन कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड है। वैसे ही क्या होगा, जैसे ऑर्गन कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर क्या बना जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, और जैसे ही ग्रुप ऑफ सिस्टम हो जाएगा तो फिर हम क्या बना देंगे, बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सारे सिस्टम है, और सारे सिस्टम के अंदर
अलग अलग टाइप के ऑर्गन जो है हमें हर एक सिस्टम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो वो सब किसकी वजह से है? वो सब कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कनेक्शन करना, हमारे ऑर्गन को, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करना, फिर उस ऑर्गन को पूरे सिस्टम से कनेक्ट करना। फिर आता है आपका मस्कुलर। मस्कुलर का काम होता है कॉन्ट्रेक्सेशन करना, रिलैक्सेशन करना, मस्कुलर टिश्यूज होता है। न्यूरॉन्स होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशंस को कैरीज करने का काम होता है। नर्वस सिस्टम होता है हमारा, पूरा न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड होता है, वो उन्हीं से मिलके बना हुआ होता है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन से ही। फिर आते हैं हमारे ऑर्गन। ऑर्गन स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे। तो हर एक सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी, थायराइड ग्लैंड हो गई, पेनक्रियास। ऐसे हर एक सिस्टम के अंदर हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है। तो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिर आता है आपका सिस्टम। सिस्टम मतलब जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं और उन्हीं सिस्टम से मिलके हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो बनी हुई होती है। अब देखिए ये बेसिक फंडामेंटल अपने को इसलिए पढ़ना थे क्योंकि यहाँ पे हम सर्जिकल बायोप्सी जब भी होती है या हमारा हिस्टोपैथोलॉजी की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं हमें हिस्टो को पढ़ना जरूरी होता है। तो हिस्टो के अंदर जो होता है आपके इसी प्रकार से सेल और टिश्यूज से मिलके आपकी बॉडी बनती है, जिसके जनरल एनाटॉमी अपन उसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है आपके बॉडी का वो अपन पढ़ते हैं। और हिस्टोलॉजी के अंदर हम इन सारे सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस होता है आपका सेल और टिश्यूज का, कि हर एक सिस्टम के अंदर अलग अलग सेल्स होगी और वहां के टिश्यूज जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो उन्हीं सेल्स और टिश्यूज के बीच में कोई भी चेंजेस अगर हो जाता है, जैसे कि हमें जब भी इन्फेक्शंस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलर और जो चेंजेस देखने को मिलते हैं फंक्शनल बेस पे, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है उन दोनों के अंदर हमें कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं अपन पैथोलॉजी। तो यहाँ पे भी क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टो मतलब सेल और टिश्यूज, और पैथोलॉजी के अंदर क्या होगा, जैसे ही कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है, जैसे ही पैथोजन आया हमारी बॉडी के अंदर, इसने हमें एंट्री करी, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन एंट्री करता है तो ये क्या करता है, ये अपना इन्फेक्शन फैलाना चालू कर देता है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाना चालू करेगा। जैसे ही पैथोजन अपना इन्फेक्शन फैलाना चालू करेगा तो ऐसी कंडीशंस में हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर चेंजेस होगा। सेलुलर और टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हमें चेंजेस देखने को मिलता है। अब ये चेंजेस किसके बेस पे होगा, ये चेंजेस होगा आपका एक तो स्ट्रक्चर के बेस पे और एक होता है आपका फंक्शन के बेस पे। अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी सेल का डैमेज होना शुरू हो जाता है, सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, या सेल जो नॉर्मल फंक्शनिंग भी कर रही है वो अगर सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, तो ऐसी कंडीशन में उसके फंक्शन के बेस पे भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे भी हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो इसी कंडीशन में हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उन सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो या तो श्रिंकेज हो जाएगा, सेल सिकुड़ना शुरू हो जाती है, या फिर उनका लाइसिस हो जाएगा, सेल का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, या फिर सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। तीन चीजें होती है एबनॉर्मल ग्रोथ। जैसे ही पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है या हमारी बॉडी के अंदर हमें ही हमारी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब ऑटो इम्यून रिएक्शंस हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, श्रिंकेज आ जाएगा उसके अंदर, या उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमें पैथोजन एंट्री करेगा या सेल के अंदर कोई चेंजेस देखने को मिलेगा तो या तो सेल श्रिंकेज होगी, या फिर सेल का ब्रेकडाउन होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगी सेल, या फिर उसकी जो ग्रोथ भी होगी तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, एक ही सेल्स का इनलार्जमेंट हो जाएगा, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। उसको अपन बोलते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द सेल्स, इनलार्जमेंट
ऑफ सेल, जैसे कि कैंसर्स की कंडीशंस हो जाती है या फिर एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती है बहुत सारी, जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होना कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस हो जाना, अपने आप चेंजेस होना शुरू हो जाता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सेल्स जो होती है उन सेल्स का सेल्फ अपने आप इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाएगा, या तो खुद की वजह से हो रहा है, ऑटोइम्यून रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, या फिर कोई पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो ऐसी सारी कंडीशंस में हमें स्ट्रक्चर जो होता है सेल का, उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलता है। फिर आता है आपका फंक्शन। फंक्शनिंग के बेस पे भी क्या होता है, जैसे ही सेल सिकुड़ना शुरू हो जाएगी तो उसके काम करने की क्षमता जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, या फिर सेल अगर ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी तो भी उसके फंक्शनिंग कैपेबिलिटी जो होती है उसके ऊपर हमें असर देखने को मिलता है। सेल के एबनॉर्मलिटीज हो जाएगी, एक ही सेल्स जब बढ़ने लग जाएगी तो अदर सेल्स जो होती है, दूसरी बाकी सारी सेल्स जो होती है वो क्या हो जाएगी, अदर सेल्स के फंक्शन जो होते हैं उनके ऊपर भी असर देखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमारे डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर एबनॉर्मल कौन हो गए, हमारी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का इनलार्जमेंट हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स का एबनॉर्मेलिटीज हो जाएगा। तो फिर हमारी बॉडी के अंदर और भी सेल्स है डब्ल्यूबीसी के अंदर, बेसोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, मोनोसाइट्स है। तो उनका जो फंक्शन होगा वो भी डाउन होना शुरू हो जाएगा, किसकी वजह से, न्यूट्रोफिल्स की वजह से। क्यों, क्योंकि ये ही इनलार्ज हो गई, ये ही बढ़ गई, तो बाकी सारी सेल्स कहाँ जाएगी, उन सेल्स के काम करने के ऊपर भी यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। तो इन सारी कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पेशेंट की बॉडी से स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। जैसे ही पेशेंट के बॉडी के अंदर इस प्रकार की रिएक्शन अगर हमें दिखाई दे रही है तो फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट की बॉडी से स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। अब इन स्पेसिमेन के अंदर क्या होगा, यहाँ आती है हमारी बायोप्सी। बायोप्सी जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल बायोप्सी होती है। सर्जिकल बायोप्सी का मतलब होता है कि पेशेंट की बॉडी से ऑपरेट करना, ठीक है, पेशेंट की बॉडी को ऑपरेट करना और उसके अंदर से किसी भी स्पेसिमेन को कलेक्ट करना या ऑर्गन को बाहर निकालना, उसको अपन बोलते हैं सर्जिकल बायोप्सी। सर्जिकल बायोप्सी मतलब पेशेंट की सर्जरी की जाएगी, ऑपरेशन किया जाएगा यहाँ पे। और ऑपरेशन के अंदर क्या करते हैं हम, जहाँ पे इन्फेक्टेड चीज होती है पेशेंट की बॉडी के अंदर, जो इन्फेक्टेड एरिया होता है उसी को हम काट के बाहर निकाल देते हैं। तो उस प्रकार के प्रोसीजर को बोलते हैं अपन सर्जरी। तो यहाँ पे जो सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे उन सैंपल को हम क्या बोलेंगे, सर्जिकल स्पेसिमेन। वैसे ही और भी सिस्टम होते हैं हमारे, नेफ्रोटिक सिस्टम होता है, नेफ्रॉन जिसके अंदर होती है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बायोप्सी की जाती है। इसी प्रकार से हम बहुत सारी बायोप्सी जो होती है उनको हम कलेक्ट करते हैं। फिर आता है अपने हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं, हिमेटोपैथोलॉजी। हिमेटोपैथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ब्लड सेल्स का कोई भी डिसऑर्डर्स हो गया है तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, बोन मेरो बायोप्सी करते हैं, बोन मेरो एग्जामिनेशन करते हैं, बोन मेरो सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसका फिर वापस से स्पेसिमेन बनाए कलेक्ट करके स्मीयर बनाया जाता है। और इसी स्मीयर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्नोस करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जाता है सभी सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर। फिर आता है आपका यहाँ पे जो मेन टेक्निक्स आती है, जैसे कि एफएनएससी अपन लगाते हैं साइटोपैथोलॉजी के अंदर। साइटोपैथोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी की ही ब्रांच है जिसके अंदर आप सेल्स की स्टडी करेंगे। पेप स्मीयर लगाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के भी। तो ये एफएनएससी और पेप स्मीयर तो कॉमन है, हर जगह लगाया जाता है, और एक बेसिक कॉमनली रूटीनली एम्प्लॉयड होने वाला टेस्ट होते हैं, रूटीनली इनका यूज किया जाता है। तो इसी प्रकार से आपके हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर काम होता है। हिस्टोपैथोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सेलुलर और टिश्यूज के अंदर कोई भी चेंजेस आया है तो उसको डायग्नोस किया जाता है, और पेशेंट के स्पेसिमेन या बायोप्सी हम यहाँ कलेक्ट करते हैं और उसी के बेस पे हम यहाँ पे डायग्नोस करते हैं। अब हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सर्जिकल पैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी की ब्रांच होती है सर्जिकल पैथोलॉजी। सर्जिकल पैथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है
पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा ना, तो ऐसी कंडीशंस में उसकी सर्जरी की जाती है, उसका सर्जरी किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। और इस ऑपरेशन के अंदर या सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी के अंदर जो इन्फेक्टेड सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन जो होता है उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है। जैसे ही पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हुआ है पूरी बॉडी के अंदर, तो जो इन्फेक्टेड एरिया होगा पेशेंट का, वहां की जो सेल्स होती है और टिश्यूज जो होते हैं या ऑर्गन जो होता है, जिस भी ऑर्गन के अंदर इन्फेक्शन हुआ पेशेंट को, तो उसको कट कर दिया जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जैसे ही इसको कट करके रिमूव करके अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इसको ट्रांसफर किया जाता है आपका हिस्टोपैथोलॉजी या सर्जिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, सर्जिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। पेशेंट का ऑपरेशन करके उसकी बॉडी से जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है, उस स्पेसिमेन को हम बोलेंगे बायोप्सी। और उस बायोप्सी को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसको ट्रांसफर किया जाएगा आपका सर्जिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। और यहाँ सर्जिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इसका डायग्नोस किया जाएगा कि पेशेंट का जो पॉजिटिव एजेंट है, बीमारी किस वजह से हुई है, क्या कौन कौन सी सेल्स की एबनॉर्मेलिटीज हो रही है वहां पे, उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, बीमारी का कारण कौन है, या कौन कौन सी सेलुलर चेंजेस वहां पे दिखाई दे रहा है। तो वो सारा अपन सर्जिकल पैथोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डायग्नोस किया जाता है उसका स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी डायग्नोस किया जाता है यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन के बेस पे। तो यहाँ पे सर्जिकल पैथोलॉजी जो होती है, सर्जिकल पैथोलॉजी के अंदर ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर हम पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां से इन्फेक्टेड सेल्स को और टिश्यूज को या स्पेसिमेन को हम कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्टेड स्पेसिमेन को बोला जाता है बायोप्सी। जैसे ही पेशेंट का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के अंदर जो इन्फेक्टेड सेल्स या टिश्यूज आपने कलेक्ट किए हैं, उसको बोलेंगे, उस स्पेसिमेन को बोलेंगे हम बायोप्सी। ठीक है, इस स्पेसिमेन को क्या बोला जाता है, बायोप्सी। यही स्पेसिमेन फिर आगे आपका पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता है। और उस डिपार्टमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, इसी स्पेसिमेन से हम स्मेयर बनाते हैं स्लाइड के ऊपर, उसका स्टेनिंग किया जाता है और फिर फर्दर देन उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। और एग्जामिनेशन करके हम क्या करते हैं, पेशेंट की डिजीज को इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन सी सेल से किन सेल्स के अंदर चेंजेस हुआ है, या उन सेल्स के अंदर हमें स्ट्रक्चरली क्या क्या दिखाई दे रहा है, या उसका ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ऑर्गेनिज्म को भी हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस डिपार्टमेंट को बोलेंगे हम सर्जिकल पैथोलॉजी, इसको बोला जाता है। फिर आता है आपका साइटोपैथोलॉजी। ये भी आपका हिस्टोपैथोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है। साइटोपैथोलॉजी, देखिए साइटो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, साइटो मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्स को डायग्नोस करना है हमें। तो सेल से जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, साइटोपैथोलॉजी के अंदर दो मेन टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका पेप स्मीयर और एक होता है आपका एफएनएससी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पेप स्मीयर और एफएनएससी के क्वेश्चन जो होते हैं आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। तो साइटोपैथोलॉजी के अंदर दो मेन इन्वेस्टिगेशंस आते हैं आपके, एफएनएससी और पेप स्मीयर। अब साइटोपैथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, सेल्स को डायग्नोस करते हैं। कौन सी सेल्स को, यहाँ पे एक तो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जिसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, उसको बोलते हैं अपन इन्फ्लामेटरी कंडीशन। जिसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, इन्फेक्टेड पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आएगी, पस फॉर्मेशन हो जाएगा या फ्लूइड एक्यूमुलेशंस हो जाना। ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस को हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी इन्फ्लामेशंस हो सकता है, और उन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में जो टेस्ट हम लगाते हैं बीमारी को डायग्नोस करने के लिए,
नॉर्मली चेक करने के लिए भी हम एफएनएससी लगा सकते हैं। किसी भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में हमें एफएनएससी जो होता है वो डॉक्टर जो होता है हमारे टेस्ट को लिख देता है, एफएनएससी टेस्ट को, और उसी के बेस पे हम पेशेंट का जो रहता है डायग्नोस करते हैं। एफएनएससी के अंदर किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के अंदर सैंपल जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है। फिर आता है आपका पेप स्मीयर। पेप स्मीयर जो होता है यह आपका यूज होता है सर्वाइकल साइटोपैथोलॉजी के अंदर। सर्वाइकल साइटोपैथोलॉजी, देखो सर्वाइकल साइटोपैथोलॉजी जो होता है, सर्वाइकल सर्विक्स होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर। तो सर्विक्स जो होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शंस हो गया, ठीक है, या सर्वाइकल इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो जाती है, वहां पे एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पे क्या किया जाता है, गायनाकोलॉजिकल साइटोलॉजी भी इसको अपन बोलते हैं। तो गायनाकोलॉजिस्ट जो होते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट जो होता है सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट जो प्रिफेयर करता है वो टेस्ट होता है आपका पेप स्मीयर। किसी भी प्रकार की साइटोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाता है, या जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी पेप स्मीयर जो होता है वो लगाया जाता है। या पेप स्मीयर जो होता है गायनिक डिपार्टमेंट के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट अपन इसको बोल सकते हैं कि जितने भी गायनिक डॉक्टर होते हैं यही टेस्ट लिखते हैं। और हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को साइटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कॉमनली इसका यूज किया जाता है, और ये टेस्ट जो होता है डेली बेसिस पे परफॉर्म किया जाता है। फिर आता है आपका एफएनएससी। एफएनएससी किसी भी कंडीशंस के इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो गई है या इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी के अंदर हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस में हम एफएनएससी लगाते हैं। ये भी आपका साइटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट का कॉमन टेस्ट होता है। तो साइटोपैथोलॉजी जिसके अंदर आपकी सेल्स को, इन्फेक्टेड सेल्स को डायग्नोस किया जाता है, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं हम साइटोपैथोलॉजी। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिन सेल्स की वजह से इन्फेक्शन हुआ है उन्हीं सेल्स को डिटेक्ट किया जाता है, जैसे मेलिग्नेंट सेल्स, नॉन मेलिग्नेंट सेल्स या ट्यूमर सेल्स जो होती है उनको डायग्नोस करने में भी आपका जो होता है साइटोपैथोलॉजी हेल्प करता है। फिर आता है न्यूरोपैथोलॉजी। न्यूरोपैथोलॉजी वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे किसकी बात होगी, न्यूरॉन्स की, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होती है, और न्यूरॉन्स जो होती है वो क्या काम करती है, न्यूरॉन्स का काम होता है इम्पल्सेस को जनरेट करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, इंफॉर्मेशन को कैरी करना। और न्यूरॉन्स की वजह से ही आपका कौन सा सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका न्यूरॉन से मिलके बना हुआ सिस्टम है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, कैरी करने का काम होता है। और न्यूरॉन्स जो रहती है उन न्यूरॉन्स के अंदर जो होता है माइलिन प्रेजेंट होता है, माइलिन शीट होती है, एक्सोन होता है, डेंड्राइट्स होता है। तो न्यूरॉन्स के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, न्यूरॉन्स मतलब न्यूरोसेल्स या न्यूरॉन्स जिसको हम बोलते हैं, इन न्यूरॉन्स के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शंस हो गया है, तो उस इन्फेक्शन को जो डायग्नोस किया जाएगा वो डिपार्टमेंट होगा आपका न्यूरोपैथोलॉजी। न्यूरोपैथोलॉजी के अंदर जितने भी ब्रेन ट्यूमर्स के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि के अंदर भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और स्ट्रोक हो जाता है ब्रेन के अंदर, और हीमोलाइटिक कंडीशंस हो जाती है। ब्रेन के अंदर हीमोलाइटिक कंडीशंस हो गई है, या न्यूरोसिफिलिस होता है, न्यूरोसिफिलिस। न्यूरोसिफिलिस मतलब जैसे गोनोरिया होता है, नाइजीरिया गोनोरिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। तो नाइजीरिया की दो स्पीशीज होती है, गोनोरिया क्या कोस कर देती है, सिफिलिस कोस कर देती है। और गोनोरिया अगर नाइजीरिया गोनोरिया की स्पीशीज अगर आपके न्यूरॉन सेल्स के अंदर चली गई है और वहां जाके उसने अपनी कॉलोनीज बना ली या अपना इन्फेक्शन फैलाना चालू कर दिया, तो फिर पेशेंट की क्या कंडीशंस हो जाएगी, न्यूरोसिफिलिस की कंडीशंस हो जाती है। तो न्यूरोसिफिलिस की कंडीशन हो गई है तो उसको भी डायग्नोस करना है, तो अपन कहाँ भेजेंगे उस स्पेसिमेन को, न्यूरोपैथोलॉजी के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी कोई भी चेंजेस हो गया है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस आ गई है,
स्पाइनल कोड के अंदर भी स्पाइनल इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। तो ऐसी कंडीशंस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ से स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे और उस स्पेसिमेन को फिर क्या किया जाएगा, डायग्नोस किया जाएगा प्रोसेस करके। ठीक है, इसी स्पेसिमेन का क्या करेंगे हम, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इस डिपार्टमेंट को बोलते हैं अपन न्यूरोपैथोलॉजी। फिर आता है आपका डर्मेटोपैथोलॉजी। डर्मेटोपैथोलॉजी मतलब जहां पे आपका स्किन इन्फेक्शन कोई भी हो जाए। ठीक है, हमारी स्किन जो होती है, उस स्किन स्पेशलिस्टों को अपन क्या बोलते हैं, ऐसा कोई फिजिशियन जो सिर्फ और सिर्फ स्किन का ट्रीटमेंट करता है तो उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। वैसे ही डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करता है, स्किन का डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब हमें कोई भी इन्फेक्शंस हो जाएगा कहाँ पे, स्किन के अंदर, या स्किन के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में जो डिपार्टमेंट होगा जहां पे इसका डायग्नोस किया जाएगा उसको बोला जाएगा डर्मेटोपैथोलॉजी। जिसे ही स्किन के अंदर किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो गई है, इन्फ्लामेशंस हो गया है, या स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और बहुत सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जो होती है उनके अंदर क्या होते हैं, हमें स्किन के ऊपर रेशेस आ जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो इन सारे स्पेसिमेन को हम डायग्नोस करते हैं, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं अपन डर्मेटोपैथोलॉजी। स्किन के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस जो होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डर्मेटोफाइट्स जो होता है वो स्किन इन्फेक्शन पॉजिटिव एजेंट्स होता है, डर्मेटोफाइट्स फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डर्मेटोफाइट्स। फिर कैंडिडा होती है, कैंडिडा भी आपकी स्किन इन्फेक्शन कोज करती है, माइक्रोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। तो पेशेंट की बॉडी से स्पेसिमेन कलेक्ट करके उसका जब हम डायग्नोस करेंगे माइक्रोस्कोपिकली, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे हमें फाइंड आउट होंगे स्किन इन्फेक्शन की कंडीशंस में। तो इसी डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं डर्मेटोपैथोलॉजी। फिर आता है आपका रीनल पैथोलॉजी। रीनल पैथोलॉजी मतलब किडनी या आपका जो यूरिनरी सिस्टम होता है। ठीक है, रीनल पैथोलॉजी इसको बोलते हैं अपन। जैसे किडनी होती है, किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन। तो इसको नेफ्रोपैथोलॉजी भी बोला जाता है, इस डिपार्टमेंट को नेफ्रोपैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और किडनी जो होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है। आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर नेफ्रोटिक सेल्स जो होती है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। तो नेफ्रॉन जो होती है, नेफ्रॉन के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस हो गया, या किडनी के अंदर किसी भी प्रकार का सेलुलर चेंजेस अगर हो गया है, जैसे कि नेफ्रॉन सिस्ट हो जाते हैं, नेफ्रॉन सिस्ट, ये कंडीशंस होती है यूटीआई की कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब भी पेशेंट को हो जाता है ना, तो उसके अंदर सिस्टिटीज हो जाता है, पाइलेरिटीज होता है, और एक होता है पाइलो नेफ्राइटिस। ये तीन प्रकार की स्टेजेस होती है यूटीआई की। जब भी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ना, तो उसको तीन प्रकार की स्टेजेस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्लासिफाइड किया गया। एक होता है सिस्टिस, एक होता है पाइलेरिटिस, और एक होता है पाइलोनेफ्राइटिस। अब सिस्टिटिस का मतलब होता है कि जो सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही आपका यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। इसी को दूसरे नाम से बोला जाता है अपन पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसको बोलते हैं, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमें सिस्ट दिखाई देते हैं पेशेंट के यूरिनरी सिस्टम के अंदर। अगर सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है सिस्टिसिस। फिर आता है पाइलोरेटिस। पाइलोरेटिस के अंदर क्या होता है कि जैसे ही ये आपकी किडनी है, ये, और
ये आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम है। सिस्टिटिस की कंडीशंस होगी तो यहाँ पे ये जो एरिया होता है आपका यूरेटर का जो एरिया होता है, यहाँ पे आपका पूरी तरीके से सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है आपका पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन जो होती है। पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन के अंदर क्या होती है, जो नेफ्रॉन होती है आपकी किडनी के अंदर, जो नेफ्रोटिक सेल्स होती है, ये नेफ्रॉन। तो पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशंस के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यूरेटर से लेकर किडनी जो होती है, वहां की जो सेल्स होती है नेफ्रोटिक सेल्स, उनके अंदर सेलुलर चेंजेस हो जाना, उनके अंदर किसी भी प्रकार की इंफ्लामेटरी कंडीशंस हो जाना, तो उसको बोलते हैं अपन पाइलोनेफ्राइटिस। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर रीनल सिस्ट की कंडीशंस हो गई, या पूरी तरीके से यूरिनरी सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस अगर हमें देखने को मिल रहा है, या फिर यहाँ पे किडनी ट्यूमर्स हो जाता है, किडनी के अंदर ट्यूमर सेल्स जो होती है उनकी बिगिनिंग हो जाती है, उनका बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस को भी हम जो आइडेंटिफाई करते हैं वो आपका रीनल पैथोलॉजी के अंदर किया जाता है। यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम के अंदर कहीं पे भी किसी भी पार्ट्स के अंदर कहीं पे भी कोई भी इन्फेक्शंस हो यहाँ है, या किसी प्रकार का चेंजेस अगर दिखाई दे रहा है, तो वो जो हम डायग्नोस करेंगे वो होगा आपका रीनल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, जो कि आपका हिस्टोपैथोलॉजी का ही डिपार्टमेंट होता है एक। फिर आता है हिमेटोपैथोलॉजी। हिमेटोपैथोलॉजी के अंदर हिमेटो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे किसकी बात होगी, ब्लड की। ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस हो जाना। ठीक है, ब्लड मतलब ब्लड सेल्स जो होती है उन सेल्स का यहाँ पे इनलार्जमेंट हो जाना, एबनॉर्मलिटीज हो जाना। तो इन सारी कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस डिपार्टमेंट के अंदर हम पेशेंट के स्पेसिमेन को भेजेंगे वो होगा आपका हिमेटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट। अब हिमेटोपैथोलॉजी के अंदर कौन कौन से स्पेसिमेन आते हैं, जैसे कि हम एक बोन मेरो स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, बोन मेरो स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है। बोन मेरो क्या करता है, बोन मेरो जो होता है हमारी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शंस करता है। बोन मेरो के अंदर क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, जितनी भी आपकी ब्लड सेल्स होती है उन ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन करने का काम करता है वो होता है आपका बोन मेरो। अब बोन मेरो के अंदर भी जब बोन मेरो एग्जामिनेशन अपन तब परफॉर्म करेंगे जब पेशेंट की बॉडी के अंदर सेलुलर चेंजेस हो गया है, या पूरी तरीके से सेल का प्रोडक्शंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे कि ल्यूकेमिया की कंडीशंस हो जाती है, ल्यूकेमिया, एनीमिया की कंडीशंस हो जाती है। तो इन सारी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, बोन मेरो एग्जामिनेशन करते हैं। ल्यूकेमिया के भी अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं। ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स का डिसऑर्डर होता है, डब्ल्यूबीसी का डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया होता है, क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया होता है, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है। एनीमिया के अंदर भी अलग अलग कंडीशंस होती है, जैसे कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो गया, थैलेसेमिया हो गया, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी एनीमिया। तो इसी प्रकार से बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर कोई भी सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, या उन सेल्स के अंदर भी कोई चेंजेस हो गया है, जैसे डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं या उनका जो शेप होता है उसके अंदर भी किसी प्रकार का परिवर्तन अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी बॉडी से सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाएगा, और उसका फिर स्मीयर बना के यहाँ पे फिर इस स्पेसिमेन का हम स्पेयर बनाते हैं स्लाइड पे, फिर इसको स्टेनिंग किया जाता है, और फिर इसका माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन किया जाता है। माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन अपन यहाँ करते हैं। तो इस प्रकार के डिपार्टमेंट को अपन बोलते हैं हिमेटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लड की बात की जाती है, या ब्लड के अंदर कोई भी इंफेक्शंस हो जाता है तो उसको डायग्नोस किया जाता है। फिर आता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल वर्ड से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है पेशेंट का, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा एक होती है कंडीशन जिसको हम बोलते हैं
मैट्री बोवेल डिजीज होती है, जो कि अपनों ने ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर पढ़ी थी, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज। एक होती है क्रोन डिजीज, क्रोन डिजीज। तो इन सारी डिजीज के अंदर क्या होता है, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम ही आपकी सेल्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तो इन सारी कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिर पेशेंट की बॉडी से बायोप्सी कलेक्ट करते हैं, स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है, और उसी स्पेसिमेन का फिर प्रोसेसिंग करके एग्जामिनेशन किया जाता है। स्पेसिमेन का प्रोसेसिंग किया जाएगा, फिर उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। और गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी जो होती है, इसके अंदर अपन जब भी स्टमक कैंसर्स हो जाते हैं या पेप्टिक अल्सर्स हो जाता है, पेप्टिक अल्सर की कंडीशंस होती है पेशेंट की, स्टमक कैंसर्स हो जाता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उन सारी कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपका जो डिपार्टमेंट हेल्प करता है वो होता है गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी। गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी के अंदर पूरी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किसी भी ऑर्गन के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर हो गया है पेशेंट को, तो उसको आसानी से यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है, आसानी से जो उन इन्फेक्शन का हम यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इजीली। फिर आता है आपका मोलिकुलर पैथोलॉजी, अगला डिपार्टमेंट होता है मोलिकुलर पैथोलॉजी। अब मोलिकुलर पैथोलॉजी मतलब किसी भी सेल्स के अंदर जो मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स होती है, सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म होता है, ये इस प्रकार से, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है, सेल का सेंटर पार्ट जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ये होता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर आपके होते हैं डीएनए, प्रकार से हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियक एसिड होते हैं, जिसके अंदर जो न्यूक्लियक एसिड को जो डायग्नोस किया जाता है, उस टेक्निक को बोला जाता है पीसीआर। पीसीआर एक प्रकार की टेक्निक्स होती है जिसके हेल्प से हम किसी भी इन्फेक्शन के जो डीएनए आरएनए होते हैं, जैसे किसी प्रकार का वायरस का इन्फेक्शन हो गया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है पेशेंट को, तो उस इन्फेक्शन का जो पॉजिटिव एजेंट है, उस एजेंट के न्यूक्लियस को डायग्नोस करना हो या उसके डीएनए आरएनए को आइडेंटिफाई करना हो, तो वहां पे हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शंस। इसको क्या बोला जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसको बोला जाता है। तो ये एक टेक्निक्स होती है जिसकी हेल्प से हम इन्फेक्शन जो होता है पेशेंट का, उस इन्फेक्शन के जो पॉजिटिव एजेंट है उसके डीएनए और आरएनए को जब आइडेंटिफाई करना हो, तो उसके लिए हम पेशेंट का बायोप्सी सैंपल कलेक्ट करेंगे, और कहाँ उसको ट्रांसफर किया जाएगा, उसको ट्रांसफर किया जाएगा आपका मोलिकुलर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर किसी भी इन्फेक्शन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसी वजह से इसको मोलिकुलर पैथोलॉजी बोला जाता है। अब हम कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल टर्म्स जो होते हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका सेल। देखिए सेल जो है बेसिक यूनिट है जिसको अपन स्ट्रक्चरल रल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की बेसिक यूनिट जिसको हम बोलते हैं वो होता है आपका सेल। हमारी बॉडी की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है आपकी सेल से। तो सेल्स जो होती है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है, और ये क्या करती है, ये फंक्शन भी करती है, जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी जो है पूरी तरीके से काम कर पा रही है। बेसिक यूनिट ही सेल की ही शुरुआत होती है सबसे पहले, फिर आपके टिश्यूज आते हैं, ऑर्गन आते हैं, फिर बॉडी बन जाती है। तो इसी प्रकार से आपका सेल जो होता है बेसिक यूनिट होती है। फिर आता है आपका टिश्यूज। टिश्यूज मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज किसको बोला जाता है, ग्रुप ऑफ सेल। कोई भी ऐसी सेल जिसका सेम ग्रुप हो और
उसके सारी सेल्स जो है सेम शेप की हो, सेम साइज की हो, और फंक्शनिंग के बेस पे भी वो सेम हो, साइज, शेप, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, इन चारों लेवल पे अगर कोई सेल अगर सेम जैसी है और उन्होंने अगर ग्रुप बना रखे हैं तो उसको बोलते हैं अपन टिश्यूज। टिश्यूज फिर फर्दर देन आपके अलग अलग पार्ट में होते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस और मस्कुलर। हमारी बॉडी के अंदर चार टाइप के टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हुआ, जैसे ही पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए इस इन्फेक्शन को अपन क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे। और डायग्नोस करने के लिए हमें क्या, यहाँ इस पेशेंट की बॉडी से किसी भी प्रकार का स्पेसिमेन जो होगा उसको कलेक्ट करना रहेगा। स्पेसिमेन जिसके अंदर क्या होगा, जो भी सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट की बॉडी से, और वो सैंपल किस नेचर का होता है, वो सैंपल होता है आपका लिक्विड नेचर का, जिसके अंदर आपके जो इन्फेक्शंस जो रहेगा पेशेंट का उसकी सेल्स भी कलेक्ट हो जाएगी, टिश्यूज भी कलेक्ट हो जाएंगे, और ये सारे सेल और टिश्यूज जो रहेंगे इसी लिक्विड के अंदर होंगे, और इस लिक्विड को बोला जाएगा स्पेसिमेन, और इसी स्पेसिमेन को हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर बोला जाता है बायोप्सी। बायोप्सी मतलब किसी भी पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्टेड एरिया से, वहां से इन्फेक्टेड एरिया से हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। जैसे पेशेंट को थायराइड का इन्फेक्शन हो गया तो थायराइड के अंदर क्या किया जाता है, थायराइड नोड्यूल्स हो जाता है, नेक एरिया के अंदर आपका इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एफएनएससी लगाते हैं। एफएनएससी के अंदर जो थायराइड एरिया होता है, नेक एरिया जो होता है, वहां से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। आपकी जो निडल्स होती है उसकी हेल्प से, फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, AC23 to 22 गोस की निडल अपन वहां यूज करते हैं, और वहां से हम नेक एरिया से पेशेंट की बॉडी का सैंपल लेते हैं। बॉडी से सैंपल लिया जाता है जो कि आपका लिक्विड नेचर का होता है, और इसी लिक्विड के अंदर आपकी जो इन्फेक्टेड सेल्स होती है पेशेंट की वो हमें देखने को मिलती है। सेल और टिश्यू जो होंगे उस लिक्विड के अंदर होंगे, उसी लिक्विड को बोलेंगे अपन स्पेसिमेन, और इसी स्पेसिमेन को बोला जाता है बायोप्सी। तो बायोप्सी जो होती है, पेशेंट इन्फेक्टेड पेशेंट से स्पेसिमेन को कलेक्ट करना जो कि लिक्विड नेचर का होता है, उसको बोलते हैं हम बायोप्सी। फिर आता है स्पेसिमेन क्या होता है। देखिए स्पेसिमेन जो होते हैं, सर्जिकल स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वहां से हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। डाइजेस्टिव एरिया से स्पेसिमेन किया कलेक्ट किया जाता है। बहुत सारी कंडीशंस होती है जैसे कि न्यूरॉन्स हो गई, न्यूरॉन्स के अंदर से भी हम जो आपका स्पाइनल कोर्ड होता है, स्पाइनल कोर्ड, ब्रेन, वहां से हम क्या किया जाता है, सीएसएफ जो होता है आपका यहाँ पे रन करता है स्पाइनल कोड और ब्रेन के अंदर, तो इसी सीएसएफ को कलेक्ट करेंगे। अगर अपन किसी प्रकार की न्यूरोपैथोलॉजिकल कंडीशंस हो गई है या न्यूरोसिपिलिस के कंडीशंस हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका सीएसएफ जो कलेक्ट किया जाता है इस हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए। तो स्पेसिमेन यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कलेक्ट करते हैं अपन, जिसके अंदर आपके सीएसएफ आ जाता है, थायराइड स्पेसिमेन आ जाता है। किसी भी प्रकार का सैंपल हमें कलेक्ट करना है, जो सर्जिकल स्पेसिमेन होते हैं सारे अपन यहाँ कलेक्ट करते हैं। बायोप्सी यहाँ कलेक्ट की जाती है। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के अंदर भी हम बायोप्सी कलेक्ट करते हैं। तो किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेटरी कंडीशन पेशेंट की बॉडी के अंदर कलेक्ट हो गई है और उस इन्फ्लामेटरी कंडीशन को डायग्नोस करना है हिस्टोपैथोलॉजिकली, तो उस सैंपल को बोला जाएगा आपका स्पेसिमेन, जिसके अंदर पूरी तरीके से सेल्स और टिश्यूज हो पेशेंट के, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज जिस लिक्विड नेचर के अंदर होते हैं, उस लिक्विड नेचर को बोलते हैं अपन स्पेसिमेन या बायोप्सी। ठीक है, तो स्पेसिमेन यहाँ कलेक्ट किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन हम कलेक्ट करते हैं।
फिर आता है आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो होता है जिसके अंदर आपके सेल्स और टिश्यूज प्रेजेंट हो। आपकी बॉडी जो होती है उसके अंदर सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिर आता है टिश्यूज। इन्हीं सेल्स और टिश्यूज की जो स्टडी करते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन हिस्टोलॉजी। और जैसे ही कोई इन्फेक्शंस होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो रहेगा, इन सेल्स और टिश्यूज के अंदर जो होगा चेंजेस देखने को मिलेगा। स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी के अंदर क्या होगा, जैसे ही कोई भी इन्फेक्शन होता है सबसे पहले हमें कहाँ चेंजेस देखने को मिलता है, सबसे पहले हमें चेंजेस देखने को मिलता है सेल्स के अंदर। सेल्स के ऊपर अटैक करेगा कोई भी पैथोजन, फिर ये सेल्स जैसे डिस्ट्रॉय होगी तो ये फिर दूसरी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, और इसी प्रकार से ये सेल्स आगे जाके आपके टिश्यूज के ऊपर इफेक्ट दिखाएगी, फिर ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट होगा, और धीरे धीरे आपका पूरी तरीके से सिस्टमेटिक चेंजेस जो होगा इसके अंदर हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं सारी कंडीशंस को हम यहाँ पे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बेस पे, या हिस्टोलॉजी के अंदर हम पूरी तरीके से सेल्स और टिश्यूज के बारे में डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आसानी से इन सेल्स और टिश्यूज की स्टडी की जा सकती है हिस्टोलॉजी के अंदर। फिर आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब सेल जो रहती है या टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर जैसे कोई पैथोजन एंट्री करता है तो वो पैथोजन क्या करता है, इन सेल्स और टिश्यूज के ऊपर पैथोजन जो रहेगा आपका अटैक करेगा। पैथोजन जैसे बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो वो किसके ऊपर अटैक करता है, वो अटैक करता है आपके सेल्स और टिश्यूज के ऊपर, और इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पे भी चेंजेस हमें देखने को मिलता है। तो वो जो डिपार्टमेंट होता है इन्फेक्टेड सेल्स और टिश्यूज को डायग्नोस करने का, वो होता है आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। ठीक है, पेशेंट जो है वो सफरिंग कर रहा है फ्रॉम डिजीज। किसी भी पर्सन को किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो ऐसी कंडीशंस में उसकी सेल वो टिश्यू के अंदर चेंजेस दिखाई देता है, और वो जो चेंजेस करने की स्टडी जो की जाती है, चेंजेस देखने की जो स्टडी की जाती है, उसको बोला जाता है पैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब सेल्स, डैमेज्ड सेल्स या इन्फेक्टेड पार्ट जो होता है, इन्फेक्टेड सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, इन सभी की स्टडी करना है तो वो आएगा आपका हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, हिस्टो मतलब सेल और टिश्यू, पैथोलॉजी मतलब इन्फेक्टेड। पेशेंट को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है सेल्स और टिश्यूज के अंदर, तो वो डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा जिसके अंदर हम इजीली पेशेंट को डायग्नोस कर पाएंगे, वो रहेगा आपका हिस्टोपैथोलॉजी। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, देखो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं। स्पेसिमेन यहाँ कलेक्ट किया जाता है पेशेंट की बॉडी से। ठीक है, स्पेसी मतलब मेन मतलब बायोप्सी। बायोप्सी यहाँ पे कलेक्ट की जाती है। इस बायोप्सी का फिर ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा कहाँ पे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इस बायोप्सी को ट्रांसफर किया जाएगा। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर फिर इस सैंपल जो रहेगा, जैसे ये सैंपल्स हो गया आपका, इस सैंपल का क्या किया जाएगा, स्मीयर बनाया जाएगा। ये स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से इसका ये स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन का हम क्या करेंगे, स्मीयर बनाएंगे। क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर इस स्पेसिमेन को स्मीयर बनाया जाएगा स्लाइड शेप में। फिर क्या किया जाएगा, जैसे ही स्मीयर हो जाएगा, बन जाएगा, तो फिर इसको स्टेन किया जाएगा। स्टेनिंग की प्रोसेस की जाती है जिसके अंदर स्पेसिफिक केमिकल्स या डाइस का हम यूज करते हैं, जो कि आपका सैंपल के अंदर जो सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो इन डाइस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उस कलर का अपन एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे स्टेनिंग कंप्लीट हो गया है तो फिर इसको क्या किया जाएगा, माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन किया जाएगा। माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन अपन करते हैं यहाँ पे। और माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन जब भी हम इस स्मीयर का करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये स्पेसिमेन जो रहेगा या स्मीयर जो रहेगा, उस स्मीयर के अंदर जो पॉजिटिव एजेंट होगा, इन्फेक्टिव एजेंट,
वो हमें कहाँ डिटेक्ट होगा? माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन में। यहाँ पे हम डिजीज कॉजेटिव एजेंट जो रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बीमारी हुई है, उसको हम आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जिस डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो कहाँ दिखेगा? माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन में। और वो किसके बेस पे दिख रहा है? स्टेनिंग के बेस पे। और स्टेनिंग के अंदर हम स्मीयर बनाते हैं। किसका स्मीयर बनाते हैं? पेशेंट के सैंपल का, जो भी स्पेसिमेन या बायोप्सी आपने कलेक्ट करी है उसी का स्मीयर बनाना है, स्टेन करना है और माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करना है। तो उसी प्रकार की पूरी प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। फिर आता है आपका माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब जो है, माइक्रो मीन्स स्मॉल और स्कोप मतलब किसी भी चीज को देखना। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। जो भी स्मॉलेस्ट सेल्स होती है, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हमें नॉर्मल आइज से जो नहीं दिखाई देते हैं। उन्हीं सारी चीजों को देखने के लिए जो हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और स्कोप का मतलब होता है टू सी, किसी भी चीज को देखना। किसको देखना? जो ऑब्जर्व करना है हमें। ऑब्जर्व करना है जो आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जर्व करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अपन स्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल वाइज अपन माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में अपन डिटेल वाइज पढ़ चुके हैं। मैम ने बहुत अच्छी तरीके से माइक्रोस्कोप में के बारे में हमें बता रखा है। तो माइक्रोस्कोप के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो होता है, उस माइक्रोस्कोप का भी यहाँ पे यूज होता है हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। जब भी हम स्टेन करेंगे स्टेन्ड स्मीयर को ऑब्जर्व करने के लिए, और वहां पे माइक्रोस्कोपिकली ग्रोस एग्जामिनेशन करते हैं या हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन अपन करते हैं स्पेसिमेन का। और जैसे ही हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, तो वहां पे जो इन्फेक्टेड सेल्स होगी, इन्फेक्टेड सेल्स, वो हमें सेल्स या टिश्यूज जो होंगे वो इजीली यहाँ पे ऑब्जर्व्ड हो पाएंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन यहाँ की जाती है माइक्रोस्कोप के बेस पे। फिर आता है आपका स्टेनिंग। स्टेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं? कोई भी सेल्स या टिश्यू जो होते हैं, इनके पास एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज होती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटीज होती है। और ये किसको एब्जॉर्ब करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं आपके डाइस को। ठीक है, डाइस मतलब कलर एजेंट या कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट। डाइस किसको बोलते हैं अपन? जिसकी वजह से किसी भी सेल के अंदर कलर प्रोड्यूस हो जाए, तो उस कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट को बोला जाता है डाइस। तो स्टेनिंग के अंदर स्पेसिफिक डाइस का यूज किया जाता है, स्पेसिफिक डाइस। स्टेनिंग अलग अलग टाइप की होती है, और स्टेन जो होती है उनका अंदर अलग अलग टाइप के केमिकल्स जो होते हैं यूज होते हैं। और उन्हीं के बेस पे आपके सेल के अंदर जो सिलेक्टेड कंपोनेंट है, जैसे कि हमें सेल जो रहती है, उस सेल के अंदर हमें साइटोप्लाज्मा को डिटेक्ट करना है या न्यूक्लियस को डिटेक्ट करना है, डीएनए आरएनए को डिटेक्ट करना है। तो जिस प्रकार के कंपोनेंट को आपको डिटेक्ट करना है सेल के अंदर, राइबोसोम को डिटेक्ट करना है, तो उसी प्रकार की डाइस जो होगी हम यहाँ यूज करेंगे स्टेनिंग के अंदर। और स्टेनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम स्मीयर बनाते हैं। क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर ये स्मीयर बना दिया है। इस स्मीयर के ऊपर हम क्या करेंगे? केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल्स या डाइस जो रहती है आपकी, उन डाइस को यहाँ पे ऐड किया जाता है। और ऐड करने के बाद यहाँ पे स्टेनिंग की जो प्रोसेस होती है उनको यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। स्टेनिंग के अंदर तीन कॉमन प्रोसेस होती है, देखिए। एक होता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। एक होता है आपका क्लियरिंग, और एक होता है माउंटिंग। तो ये तीन प्रोसेस जो आपको हर एक स्टेनिंग के अंदर यूज करना है। चाहे आप पेप स्मीयर लगा रहे हो, एफएनएससी लगा रहे हो, मे ग्रुनवाल्ड जिम्सा स्टेन अगर हम यूज कर रहे हैं, जिम्सा
एफएनएससी, पेप स्मीयर, किसी भी प्रकार की आप स्टेनिंग करते हैं तो उन सारी स्टेनिंग के अंदर ये तीन प्रोसेस तो कॉमन होती है। डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हम क्या करते हैं, इसमें को हर एक स्टेनिंग के अंदर यूज करना है, चाहे आप पेप स्मीयर लगा रहे हो, एफएनएससी लगा रहे हो, मे ग्रुनवाल्ड जिम्सा स्टेन अगर हम यूज कर रहे हैं, जिम्सा, एफएनएससी, पेप स्मीयर, किसी भी प्रकार की आप स्टेनिंग करते हैं तो उन सारी स्टेनिंग के अंदर ये तीन प्रोसेस तो कॉमन होती है। डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हम क्या करते हैं, स्मीयर बनाते हैं, स्टेन करते हैं, फिर वॉश किया जाता है रनिंग टेप वाटर के बेस पे स्लाइड को। तो वहां पे वो जैसे हम करेंगे ना, तो हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो हमारे स्मीयर के अंदर ऐड हो जाएंगे। उन्हीं हाइड्रोजन आयंस को हमें क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस यूज की जाती है। डिहाइड्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एल्कोहल जो होता है आपका वो यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे 70% एल्कोहल होता है, 80% एल्कोहल, 90% एल्कोहल। तो अलग अलग टाइप के एल्कोहल का हम यूज करते हैं डिहाइड्रेशन की प्रोसेस के अंदर। और एल्कोहल क्या कर देता है, जो स्मेयर होता है उस स्मेयर के अंदर से हाइड्रोजन आयंस को इजीली रिमूव कर देता है। फिर आता है क्लियरिंग। ठीक है, तो क्लियरिंग के अंदर क्या करते हैं, क्लियर एजेंट जो होते हैं, जैसे कि जाइलिन, जेंथिन, पेथिलिन डाइज जो होती है, उन सारे क्लियरिंग एजेंट जो होता है उनका यहाँ पे हम यूज करते हैं। जैसे जाइलिन जो है वो एक बेस्ट क्लियरिंग एजेंट है जो इजीली क्लियर कर देता है। क्लियरिंग का मतलब होता है शार्पनेस प्रोवाइड करना। शार्पनेस मतलब जैसे ही हम फोटो खींचते हैं, फोटो खींचते हैं तो फिर क्या किया जाता है, हमारे फोटो को हम सेट कर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्लियरिटी अपन देख लेते हैं, क्लियर किया जाता है उसको। वैसे ही कोई भी स्मीयर अगर बनाया हुआ है, इस स्मीयर के अंदर अगर आपको अच्छी तरीके से चेंजेस देखना है, सेल को अच्छी तरीके से डायग्नोस करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जाइलिन का यूज करते हैं। और जाइलिन जो होता है क्लियर कर देता है आपके स्पेसिमेन को। ठीक है, मतलब शार्पनेस प्रोवाइड कर देता है। जो सेल्स होती है या टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर अच्छी तरीके से क्वालिटी जो होती है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर आता है आपका माउंटिंग। माउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो स्पेसिमेन जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहे, तो यहाँ पे माउंटिंग की जाती है। माउंटिंग के लिए हम माउंटिंग मीडिया का यूज करते हैं, जैसे कनाडा बेल्सम होता है आपका एक परमानेंट माउंटिंग मीडिया जिसको हम बोलते हैं। और भी माउंटिंग मीडिया होते हैं, जैसे डीपीएक्स होता है, ये भी एक माउंटिंग मीडिया का टाइप्स होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे स्पेसिमेन को माउंट किया जाता है। माउंट जैसे हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इसका माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो इतनी सारी प्रोसेस होती है स्टेनिंग के अंदर। एक होता है डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और माउंटिंग। तीन तो कॉमन चीजें हैं। सबसे पहले स्मीयर बनाया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। और भी डिटेल वाइज जैसे टिश्यू प्रोसेसिंग की प्रोसेस आएगी उसके अंदर हम डिटेल वाइज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका हिमेटोजाइलिन एंड इयोसिन। अब हिमेटोजाइलिन एंड इयोसिन जो है वो एक प्रकार की कॉमन स्टेन है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन यूज होने वाली स्टेन है, जो कि आपके हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज होती है। ये क्या करती है, ये आपकी सेल्स जो होती है, सेल के अंदर भी आपका न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को स्टेन कर देती है। ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, इन दोनों को स्टेन करने का जो काम होता है वो आपका H&E स्टेन का होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमेटोजाइलिन एंड इयोसिन स्टेन। इस स्टेन के अंदर आपकी दो टाइप की डाइज यूज होती है। टू टाइप्स की डाइज हम यहाँ इस स्टेन के अंदर यूज करते हैं। कौन कौन सी, एक होती है हिमेटोजाइलिन डाइस, हिमेटोजाइलिन, और एक होती है इयोसिन डाइस। ठीक है, तो ये दोनों डाइस क्या काम करती है, ये दोनों डाइस जो होती है ये पूरी इस प्रकार की जो आपकी सेल होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस जो रहता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए आरएनए रहते हैं आपके न्यूक्लियर कंपोनेंट, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उनको भी ये इजीली डिटेक्ट कर देगी। और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जितने भी होंगे, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम,
तो इन सारे कंपोनेंट को भी ये इजीली जो रहती है डिटेक्ट कर देती है। तो इस प्रकार की स्टेन को बोलते हैं अपन H&E स्टेन, जो कि कॉमन यूज की जाती है हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। कॉमन यूज होने वाली स्टेन है ये, जो कि आपकी सेल के अंदर सभी कंपोनेंट को आसानी से बता देती है। फिर आता है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब सेल्स जो होती है, सेल्स की स्टडी हम जिसके अंदर करते हैं उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं हम साइटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट या साइटोलॉजी डिपार्टमेंट। साइटोलॉजी के अंदर सिर्फ सेल्स की स्टडी की जाती है। साइटोलॉजी के अंदर हम बायोप्सी कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एफएनएससी हो गया, पेप स्मीयर हो गया। तो इन दोनों के अंदर ये दो मोस्ट कॉमन टेक्निक है, एफएनएससी और पेप स्मीयर, साइटोलॉजी के अंदर यूज होने वाली। एफएनएससी का हम यूज करते हैं किसी भी प्रकार की कैंसर्स की कंडीशंस हो गई है पेशेंट की, या इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो गई है, तो इन सारी कंडीशंस को आइडेंटिफाई हम इजीली कर सकते हैं। और किसी प्रकार का चेंजेस अगर हमें सेल्स के अंदर दिखाई देता है तो भी आप एफएनएससी की हेल्प से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। पेप स्मीयर लगाया जाता है, जिसको हम फिर पापानिकुलस स्टेन्स होती है उसकी हेल्प से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे स्टेन यूज की जाती है, पेप स्टेन जिसको हम बोलते हैं। तो पेप स्टेन का मेन काम होता है कि जो न्यूक्लियर स्टडी करनी होती है, आपको किसी भी कंपोनेंट की न्यूक्लियर स्टडी करनी है, किसी भी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की स्टडी करनी है, तो वहाँ पे पेप स्मीयर जो होता है वो यूज किया जाता है। सर्वाइकल साइटोलॉजी या गायनिक कंडीशंस के अंदर हम पेप स्मीयर लगाते हैं। तो ये आपके सारे डिपार्टमेंट होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के। तो आज की जो क्लास थी हमारी पूरी बेसिक क्लास थी इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोलॉजी के बारे में, जिसके अंदर हमने सारे डिपार्टमेंट हिस्टोलॉजी के डिस्कस कर ली हैं। किस प्रकार से काम होता है, क्या काम होता है, क्या एम होता है हिस्टोपैथोलॉजी का, और ये पैथोलॉजी के अंदर किस प्रकार से अपनी इम्पोर्टेंट रोल जो होता है उसको प्ले करती है, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी आपके लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बने रहिए आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के साथ। मिलते हैं हम नई क्लास के अंदर।